हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं एसओएल की एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो चुकी है और आपके एग्जाम जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ बी कॉमर्स के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की, जिनके एग्जाम 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। आज की जो ये वीडियो है और ये जो वीडियो सीरीज आने वाली है सिर्फ उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी तक या तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और या फिर पढ़ा भी है तो उन्हें कुछ डाउट है। इन 20 दिनों के अंदर हम इतनी बढ़िया तैयारी कर लेंगे कि आप जो आपका एग्जाम है आने वाला एग्जाम उसको आप क्लियर कर देंगे। तो जो सब्जेक्ट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आप देख पा रहे होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग बेसिकली आप इनकम टैक्स पढ़ के पहले ही आ चुके हैं तो आपको इनकम टैक्स से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही अवेलेबल होगी। बस उसी के अंदर हम क्या करेंगे, किस तरीके से उन्हें हमें यूज़ करना है, वो सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो सीरीज़ में पूरी कवर करने वाले हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं आज की इस वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक्स टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका लेसन है वो आप देख पा रहे हैं, बेसिक टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स एविएशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये सारे वर्ड्स जो हैं बेसिकली जो आप देख रहे हैं, ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स एविएशन और टैक्स अवॉइडेंस। यदि आप इन दोनों वर्ड को एक साथ देखें तो आपको देखने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। प्लानिंग मतलब क्या, कि हमें कुछ चीज़ डिसाइड करके रखना है, और मैनेजमेंट मतलब क्या, बिल्कुल सिमिलर टू उस पे आ जाता है प्लानिंग के, कि हमें क्या करना है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमें उसकी जो टैक्स है उसको किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, किस तरीके से उसे पे करना है। बिल्कुल आपके दिमाग में भी चल रहा हो कि ये दोनों सेम ही है। बात करें टैक्स एविएशन की और टैक्स अवॉइडेंस की। एविएशन का मीनिंग, टैक्स एविएशन और टैक्स अवॉइडेंस भी लगभग काफी सिमिलर लग रहे होंगे आपको, लेकिन सिमिलर है नहीं। जानेंगे क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा असेसमेंट ईयर चलने वाला है वो चलने वाला है 1920। असेसमेंट ईयर ही जो बेसिक इनकम टैक्स के वर्ड हैं या आप सेकंड ईयर में ही पढ़ के आ चुके होंगे, तो बस हम मान के चल रहे हैं आप वो चीजें पढ़ चुके हैं। सिर्फ हम 20 दिन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक सीक्वेंस में कवर करने वाले हैं, जिससे आप इजीली आसानी से पास हो सकेंगे। सबसे पहले जो आप यहाँ देखेंगे तो असेसमेंट ईयर जो हम कवर करेंगे 1920 का करेंगे। आप बुक के अंदर 18 और 19 का भी साथ साथ चला रखा है। असेसमेंट ईयर 1920 है तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होने वाला है? बिल्कुल सही, फाइनेंशियल ईयर होगा आपका 18 टू 19, और इस केस में होगा 17 टू 18। सबसे पहला जो टॉपिक, मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग। क्या है टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, टैक्स प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स को इस तरीके से तैयार करना कि जिससे कि वो बेनिफिट उठा सकते हैं हर डिडक्शंस का, एग्जम्पशंस का, अलाउंसेस का और रिबेट्स का। इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है? जिससे कि आपको जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस टू मिनिमम हो जाए। एक बार फिर से देखेंगे टैक्स प्लानिंग क्या होता है। टैक्स प्लानिंग बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द वंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इकोनॉमिक अफेयर्स बाय टेकिंग कंप्लीट बेनिफिट उठाना है किस किस चीज का, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमें प्रोवाइड कर रखी है, सारे अलाउंसेस का, सारे टैक्स, सारे डिडक्शंस का और सारे एग्जाम्पशंस का। इन सब का बेनिफिट उठाने के बाद जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसको कम से कम लाने का। ये तो था आपका टैक्स प्लानिंग क्या है। अब बात करेंगे टैक्स मैनेजमेंट क्या होती है। टैक्स मैनेजमेंट बेसिकली, टैक्स मैनेजमेंट के अंदर हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इसके अंदर हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि जो हमारा टैक्स है वो सही समय पे भरा जा रहा है नहीं जा रहा है, किस तरीके से हमें भरना है टैक्स, फ्यूचर टैक्स, एडवांस टैक्स हमें कब पे करना है। यानी कि बेसिकली ये बात किससे करता है? ये बात करता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। यानी कि ये ऐसा कोई भी डील नहीं करता जिससे हम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकें। चलते हैं आगे। बेसिकली ये दोनों आपको थोड़ी क्लियर हो गए होंगे, धीरे धीरे हम वीडियो के अंदर चलते रहेंगे और ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं टैक्स एविएशन की तरफ। टैक्स एविएशन का मतलब क्या होता है? एविएशन का मतलब है कि टैक्स बचाना। यहाँ भी सेम वही काम है जो हमने पढ़ा था टैक्स प्लानिंग के अंदर, हमें अपनी टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस करनी है। और टैक्स एविएशन के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, टैक्स की लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हम एक लीगली फॉर्म में हम रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम इलीगली टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इलीगली अवॉइड किस तरीके से कर सकते हैं? हम अनट्रू स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, अपनी इनकम गलत बता के मिसलीड कर सकते हैं, मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स को छुपाकर हम इसको टैक्स बचा सकते हैं, और साथ ही साथ हम प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट को मेंटेन ना करके भी हम टैक्स बचा सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हम टैक्स एविएशन कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, टैक्स एविएशन इलीगल है, जबकि टैक्स प्लानिंग एक लीगल प्रोसेस है। इसके बाद आता है टैक्स अवॉइडेंस। आपके दिमाग में अभी एविएशन और अवॉइडेंस बिल्कुल सेम सेम चल रहा होगा। अवॉइडेंस का मतलब भी यही है, टैक्स को अवॉइड करना। लेकिन अगर देखा जाए तो टैक्स अवॉइडेंस भी बिल्कुल लीगल है। यहाँ ये बिल्कुल लीगल है। इसका मतलब क्या है? टैक्स अवॉइडेंस का मतलब सेम वो इसका काम है, रिड्यूस करना या फिर नेगेटिव टैक्स लायबिलिटी यानी कि नेगेटिव कर देना। लेकिन लीगल परमिसिबल वेज, यानी कि जो भी आप, किस भी कारण जो भी वे आप लगाओगे यहाँ पे, आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि टैक्स की लायबिलिटी को पूरा का पूरा रिड्यूस करना है। किस तरीके से कर सकते हैं? इसका कोई सेक्शंस जो हमें फॉलो करने थे, एग्जाम्पशन लेनी थी, रिबेट लेने थे, वो सारी चीज हम पीछे टैक्स प्लानिंग के अंदर कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लूप होल्स रह जाते हैं आपके टैक्स के अंदर,
टैक्स का एक्ट बनाते समय जो लूप होल्स रह जाते हैं, हम सिर्फ उसी को यहाँ पे उस लूप होल्स का फायदा उठा के हम यहाँ पे टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। ये बेसिकली लीगल रहता है, इसके अंदर कोई भी आपको एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ लिख भी रखा है कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहता है। कैसे लिया जाता है? लूप होल्स इन दी लॉ। लॉ के अंदर लूप होल्स होता है, इससे हम ले लेते हैं इसमें। अब जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कवर करेंगे। डिफरेंस बहुत ईजी है, सिर्फ मेन पॉइंट हाईलाइट करूंगा। आप भी अपनी कॉपी में उसे हाईलाइट बुक के अंदर हाईलाइट करके रख सकते हैं, जिससे एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। टैक्स प्लानिंग की बात करें, टैक्स प्लानिंग एक बहुत वाइडर टर्म है, जबकि टैक्स मैनेजमेंट एक बहुत ही नैरो टर्म है। टैक्स मैनेजमेंट का सिर्फ पर्पज इतना है कि टैक्स कब पे करना है, प्रीवियस टैक्स का क्या होगा, और जो फ्यूचर में जो टैक्स रिलेटेड मैनेजमेंट है सिर्फ उतना, उसका काम उतना ही है। लेकिन टैक्स प्लानिंग का काम क्या है? टैक्स प्लानिंग का काम है कि किस तरीके से हमें टैक्स को यूज करना है, किस तरीके से हम टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं, और सारे जो रिबेट्स हैं, अलाउंसेस हैं, उन सबको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, जिससे जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। तो जो मेन इसके अंदर टर्म है, ये वाइडर टर्म है और ये नैरो टर्म है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स प्लानिंग का मेन एम क्या होता है? मिनिमाइजिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। लेकिन जहाँ पे टैक्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है? लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लायंस करनी चाहिए। यानी कि जो भी हम यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं टैक्स प्लानिंग के अंदर, वो बेनिफिट हम किस तरीके से बराबर अपने लाइफ में, अपने मतलब इतना ड्यूरिंग दी कोर्स हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कंप्लाई, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज को उनको हमें कंप्लाई करना है। आगे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट करें। टैक्स प्लानिंग जो है वो जरूरी नहीं, यानी कि टैक्स प्लानिंग आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना टैक्स आ रहा है, अगर आपकी कोई रिबेट छूट जा रही है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके बदले भी, तो यानी ये नॉट इसेंशियल है। लेकिन वहीं अगर बात करें टैक्स मैनेजमेंट की, ये एवरी पर्सन के लिए इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है? जो जो टैक्स भरेगा उसे लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ कंप्लाई करना ही पड़ेगा, उसे चेक करते रहना पड़ेगा कि उसको नेक्स्ट टैक्स कब पे करना है और कितना पे करना है। आगे बढ़ेंगे। लास्ट, तो टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या कवर, टैक्स प्लानिंग के अंदर हम क्या देखते हैं? जितने भी बेनिफिट उनको क्लेम करते हैं, लेकिन और टैक्स मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं? उसको कंप्लाई करते हैं टू क्लेम विद द एग्जम्पशंस। यानी कि टैक्स प्लानिंग के अंदर हम चेक, जितने भी हमारे डिडक्शन हमें पॉसिबल मिल सकते हैं वो सारा क्लेम करने का सोचते हैं, और टैक्स मैनेजमेंट के अंदर उसको किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, वो हम डिसाइड करते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। चलते हैं अगले टॉपिक पे। टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स एविएशन। टैक्स प्लानिंग कैसे होता है? सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होता है, लेकिन जो टैक्स एविएशन होता है वो फ्रॉड करने के नेचर से होता है। टैक्स प्लानिंग एक लीगल राइट है, यानी हर सबका एक अधिकार है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टैक्स प्लानिंग कर सकता है और अपना टैक्स बचा सकता है। लेकिन टैक्स एविशन एक लीगल ऑफेंस है, और इसके बदले अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन भी है। टैक्स प्लानिंग के अंदर नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट टैक्स। क्योंकि अगर आपको एक्ट की नॉलेज है तभी आप अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर पाओगे कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए और किस जगह आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ये सारी जानकारी के लिए आपको एक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन टैक्स एविएशन के लिए आपको सिर्फ, को बस इतना होना चाहिए कि आप टैक्स को किस तरीके से मिसलीड करके, अपने डॉक्यूमेंट मिसलीड करके दिखा सकते हो, यानी इसके लिए प्रॉपर टैक्स की एक्ट की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरी नहीं जितनी हमें टैक्स प्लानिंग के लिए जरूरी है। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जो टैक्स प्लानिंग है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। किस तरीके से मदद करता होगा टैक्स प्लानिंग? बेसिकली अगर आप देखते हैं जो चैप्टर 6 के अंदर जो जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलते हैं, या फिर एसईजेड के अंदर जो डिडक्शन हमें मिलती है, अगर आप कोई कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है एसईजेड वाली कैटेगरीज के अंदर, तो वहां पे गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देती है, टैक्स में बेनिफिट देती है। वो टैक्स का बेनिफिट मेन पर्पस यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस सेक्शन में जाएं, वहां इन्वेस्टमेंट करें, जिससे वहां की ग्रोथ भी बढ़ जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जिस जोन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है वो वहां पे काफी ज्यादा बेनिफिट देती है, और जो एसएससी होता है वो वहाँ इन्वेस्ट करके वहाँ अपने टैक्स भी बचा सकता है, और गवर्नमेंट का साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाता है। लेकिन अगर बात करें टैक्स एविएशन की, ये सिर्फ ब्लैक मनी बनाता है, जो कि जरूरत कहाँ पड़ता है? सिर्फ जो टैक्स एविएशन होता है वो ब्लैक मनी, स्मगलिंग, ब्राइवरी, इन सब चीजों में जरूरत होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो बिल्कुल सेम सेम लगते हैं लेकिन है नहीं, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविएशन। टैक्स अवॉइडेंस क्या था? टैक्स अवॉइडेंस बिल्कुल, टैक्स अवॉइडेंस लीगली होता है, सबसे पहला डिफरेंस, और टैक्स एविएशन इलीगल होता है। टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, टैक्स एविएशन इलीगल है। टैक्स अवॉइडेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? स्पिरिट ऑफ द लॉ नॉट फॉलोड। इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली टैक्स अवॉइडेंस के अंदर हम लॉ फॉलो नहीं करते। किस तरीके से फॉलो नहीं करते? यानी हमें कोई लूप होल मिल जाते हैं, हम उसके जरिए अपना टैक्स बचा लेते हैं। लेकिन टैक्स एविएशन के अंदर हम क्या करते हैं? जो लॉ है उसका उल्लंघन करते हैं। फ्लॉटेड मतलब उल्लंघन करते हैं, यानी उसको मालूम है हमें लूप होल्स नहीं है, फिर भी हम उसको क्या करते हैं? गलत डॉक्यूमेंट दिखा के मिसलीड करते हैं, और जो लॉ है उसका उल्लंघन करते हैं। जो टैक्स अवॉइडेंस है लास्ट, उसके अंदर क्या है? कोई पेनल्टी नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन भी मिलता है। बढ़ते हैं आगे। वो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा है। बाय टैक्स बायोएंसी। टैक्स बायोएंसी का मतलब क्या होता है? टैक्स बायोएंसी आपको बताता है परसेंटेज। टैक्स बायोएंसी कैसे आता है? परसेंटेज चेंज इन टैक्स रिवेन्यू।
टैक्स रिवेन्यू के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, यानी ये चेक करता है कि जीडीपी में चेंज होने से टैक्स में कितना चेंज हुआ। एग्जाम में पूछ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ भी नहीं है। ये जो छोटे छोटे सेक्शन है काफी इजी है। कहाँ चला गया, एक सेकंड। ये छोटे छोटे सेक्शन है काफी इजी है। 288 है, 288 क्या बताता है कि हम अपनी इनकम को किस तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ करना बहुत ही इजी है। राउंड ऑफ के अंदर आपको बस लास्ट वाला नियरेस्ट टेंस के मल्टीपल में आपको चेंज करना होता है। किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे ये देख लीजिए। यदि 2 4 5 6 है तो आपको लास्ट वाला नंबर चेक करना है। अगर ये 0 to 4 की कैटेगरी में आ रहा है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 5 to 9 की कैटेगरी में आ रहा है तो सिर्फ +1 हो जाएगा, बिल्कुल सिर्फ +1 हो जाएगा, और जो वंस वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल में चेक करें, यहाँ पे 2 4 5 6 2 4 5 6, तो आपको चेक करना है टेंस में चेंज करना है, इस वाले में चेंज करना है टेंस वैल्यू में। तो वंस पे चेक करेंगे, क्या वंस 0 से 4 की कैटेगरी में आ रहा है, नहीं। 5 to 9 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, +1 हो जाएगा। किसमें +1 होगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, जो 5 था वो बन जाएगा 6, और ये आपको हो जाएगा 2460। आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन 6 4 5 3 2 होता है तो यहाँ पर क्या देखेंगे, क्या ये 0 से 4 की कैटेगरी में, बिल्कुल है, तो ये तो 0 होना ही, नियरेस्ट टेंस में जाना है आपका, और ये 3 का 3 ही रह जाएगा। यानी आपको मालूम पड़ गया नियरेस्ट टेंस में करना है, 0 से 4 होगा तो नेक्स्ट 10 के मल्टीपल में चले जाना है, यानी 56 है तो 60 पहुंच जाना है, और अगर वो 32 है तो उसमें आप उस केस में आप पीछे आ जाएंगे। अगर पैसे में होगा तो क्या करेंगे, पैसे होंगे तो उसे इग्नोर कर देंगे कंप्लीटली, 10 के मल्टीपल में ही रखना है उसे। राउंडिंग ऑफ टैक्स, सेक्शन 288 बी। सेक्शन याद रहेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना, ये काफी छोटे छोटे सेक्शन है। 28 ए, एक सेकंड, 288 ए और 288 बी काफी छोटे छोटे सेक्शन है। 288 ए ने बात करी थी राउंडिंग ऑफ इनकम। इनकम किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे आप, इनकम राउंड ऑफ कर लिया हमने, इनकम 10 के मल्टीपल में आ चुकी है। अब राउंड ऑफ किसे करना है, राउंड ऑफ करना है टैक्स को। टैक्स को किस तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं, टैक्स को राउंड ऑफ करेंगे बेसिकली, टैक्स भी सेम टू सेम राउंड ऑफ होगा, सेम एज अबव, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। सेम ऐसे 2 3 4 6 5 है, 5 0 से 5 की कैटेगरी में आता है, तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मल्टीपल है 70, तो ये 70 बन जाएगा। अगर पीछे पैसे होते तो उसको हम काउंट नहीं करते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस एक्ट किस तरीके से रीड कर सकता हूँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार बता देता हूँ। फाइनेंस एक्ट अगर लिखा जाएगा यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2020, तो कब से कब तक का होगा, 2020 से 21 का, यानी कि फाइनेंस एक्ट पैसे ही, बेसिकली बजट जो आता है वो पहले ही आता है और काम बाद में होता है। तो सेम टू सेम यहाँ अगर तो फाइनेंस एक्ट 2017 है तो वो 17 से 18 के लिए होगा, और फाइनेंस एक्ट 2018 है तो वो 18 से 19 के लिए होगा। पढ़ते कि इसके अंदर एक तो होता है पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का, और पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल का। पार्ट 1 जो बात करता है वो तो प्रीवियस ईयर की बात करता है, और पार्ट 3 बात करता है वो करंट ईयर की बात करता है। टैक्स रेट इसके अंदर लिखे रहते हैं, पार्ट 1 के अंदर टैक्स रेट रहता है प्रीवियस ईयर का, और पार्ट 3 के अंदर टैक्स रेट रहता है करंट ईयर का। और यानी कि जो पार्ट 3 है इस साल का, वो अगले फाइनेंस एक्ट में जाके पार्ट 1 बन जाएगा। यानी अगर इस साल 5% टैक्स रेट लग रहा है और नेक्स्ट और प्रीवियस ईयर लगा था 2%, तो आज की डेट में ये करंट है और ये प्रीवियस था, तो नेक्स्ट ईयर में ये वाला जो था ये प्रीवियस बन जाएगा और नया टैक्स रेट यहाँ लग जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ से चालू हो गई है, ये भी इसी टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे। काफी छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। नेक्स्ट चैप्टर को हम प्रैक्टिकली जो होगा उसके तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ एन एसएससी, ये आपने अच्छी तरीके से सेकंड ईयर में कवर कर लिया होगा इनकम टैक्स के अंदर। इसके अंदर भी आएगा तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो इसके अंदर करना क्या, सबसे पहला जो हेड की जो सैलरी होती है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका बन जाता है जीटीआई। जीटीआई के बाद आप डिडक्शन माइनस करते हैं चैप्टर 6A के सारे, जिसके अंदर 80C 80D इस तरीके से जो सीरीज चलती है वो सारी सीरीज माइनस कर देंगे, तो आपका बन जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम। मालूम है राउंड ऑफ करना, हमने देखा था 288 ए, 288 के अंदर इसे राउंड ऑफ भी हम कर देंगे। अब बात करेंगे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, इसका काफी ज्यादा ध्यान रखना है आपको, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप। एक भी वर्ड ऊपर नीचे होगा, अगर लाइन ऊपर नीचे, तो परसेंटेज बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट करके लाना है, इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेना है जो भी इस अमाउंट पे आने वाली होगी। कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में हम करके दिखा भी देंगे, वरना आपको पिछली क्लास वाला याद होगा तो बढ़िया है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इनकम टैक्स जो था वो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आपको लेस करना है डिडक्शन रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A क्या होता है आगे चल के पढ़ लेंगे। 187 के अंदर जो डिडक्शन मिलता है 2500 का मिलता है, अगर आपकी इनकम 3,50,000 तक है तो। इंडियन रेसिडेंट को ही मिलेगा, फॉरनर्स को नहीं मिलता, वो भी पढ़ेंगे आगे। रिबेट
चैप्टर में कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रिबेट माइनस करने के बाद जो आपकी इनकम बनी, उस पे अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो वो सरचार्ज लग जाएगा आपकी परसेंटेज इनकम पे, इस टैक्स पे सरचार्ज लग जाएगा। अब आपका ये बन जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम के बाद ये तो प्रीवियस ईयर का है, ये अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे हायर, यहाँ ऊपर करते हैं एक बार सीधे, ये रहा। इसके अंदर हायर एजुकेशन सेस लगाएंगे 4% का, और ये टोटल बन जाएगा। उसके बाद अगर कोई रिलीफ मिलनी है आपको तो वो रिलीफ लेस हो जाएगी, फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, उसमें से आपका जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी है वो ऐड करेंगे। इतना सारा आइटम रहता नहीं है इसके अंदर, मिल जाएगा तो ही ऐड करना, वरना इतना आइटम मिलता नहीं है इसके अंदर। लेस कर देंगे प्रीपेड टैक्सेस और आपका फाइनल टैक्स पेबल यहाँ पे बन जाएगा। मेन क्या है, आपको जो रेट्स हैं, टैक्स रेट हैं, वो याद होने चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। बेसिक सा क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। इंडिविजुअल है, पहली कैटेगरी 0 to 2,50,000 तक, 2.50 लाख तक। कितना टैक्स लगने वाला है, नील। ठीक, 2.50 से 5 लाख तक लगने वाला है 5%। 5 लाख से 10 लाख तक लगेगा आपका 20%। और अबव 10 लाख आपका लगने वाला है 30%। अबव 10 लाख लगेगा आपका 30, अबव 10 लाख लगेगा आपका 30%। ठीक, किस केस के लिए ये है, पर्सन लेस देन 60 years old। पर्सन लेस देन 60 years old के लिए है। अब वो इंडियन है तो भी, और बाहर से रेसिडेंट है बाहर का तो भी यही टैक्स रेट चलते हैं, ये टैक्स स्लैब है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा, सीनियर सिटीजन के केस में भी कोई दिक्कत नहीं आती, इसके अंदर भी बहुत ही सिमिलर है। इसमें सिर्फ जो आपकी लिमिट है वो 3 लाख तक चली जाती है, 0 to 3 लाख तक नील। और थ्री के बाद कितना बच गया यहाँ पे, 3 to 5 लाख तक 5%, और बाकी सारा सेम टू सेम 5 to 10 20%, और उसके बाद अबव 10 लाख 30%। यानी सिर्फ आपको एक स्लैब रेट याद करना है और फिर ध्यान रखना है कि सीनियर सिटीजन के केस में मिनिमम एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना रहने वाला है, बस उतना ही ध्यान रखना है। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है सुपर सीनियर सिटीजन की। सुपर सीनियर सिटीजन, ये कौन से वाले सिटीजन होते हैं, ये होते हैं अबव 60 था बट लेस देन 80, और ये था अबव 80। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ 3 वाली जो लिमिट है वो आपकी 5 लाख बन जाती है। 5 लाख तक नील, 5 लाख के जैसे ही नील होता है आपका 5% वाली कैटेगरी तो चली जाती है, तो सीधे कितना बच जाता है यहाँ पे, 5 to 10 लाख 20%, और उसके बाद 10 लाख से अबव 30%। बहुत ही सिंपल है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस एक बार आपको ध्यान से समझ लेना है, सिर्फ एक याद करना है, बाकी में आपको सब में बेसिक लिमिट ध्यान रखनी है। तो जो हम देखेंगे वही था यहाँ पे भी, 3 लाख तक। अगर आप रेसिडेंट हैं और सीनियर सिटीजन है, ध्यान रहे रेसिडेंट भी होना चाहिए और सीनियर सिटीजन भी होना चाहिए, उस केस में 3 लाख तक आपकी नील रहने वाली है। उसके बाद 5%, इन सबको आप इग्नोर कर सकते हैं, एक्सीडिंग सिर्फ बस बेसिक ध्यान रखना है किस तरीके से 3 लाख तक हो गया, 3 लाख से ऊपर है तो उसका अलग कैलकुलेट करेंगे हम, और फिर उसके बाद हमें 20% और उसके बाद हमें 30% ऐड कर लेना है। सेकंड सिचुएशन सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर सेम वही दो ही कैटेगरी, 20% और 30%। 20% 5 लाख से, 5 लाख तो कुछ था ही नहीं, 5 से 10 और 10 से 20, इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी भी है। और हायर एजुकेशन सेस पहले 3% था, अब 4% हो चुका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट इस पे आपका एग्जाम के अंदर कवर हो सकता है कि व्हाट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट, तो आपको बताना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब वो इनकम टैक्स रेट जो हाईएस्ट स्लैब होता है इनकम का, यानी कि हाईएस्ट वो रेट जो कि एक इंडिविजुअल से हम वसूल सकते हैं, वो वाला रेट। तो ये रेट कैसे निकालते हैं, जो आपका हाईएस्ट रेट है वो कितना है, 30%। प्लस क्या कर देते हैं इसके अंदर, और क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स इंसान उस पे 15% उसका सरचार्ज लग सकता है, और क्या हो सकता है, +4% सेस लग सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता मार्जिनल टैक्स रेट। इन सबको अगर आप समअप करोगे तो पहले के हिसाब से करते तो अलग आता, लेकिन अभी इस केस में करेंगे 35.88% आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम पे जो हाईएस्ट रेट लगने वाला है इंडिविजुअल पर्सन पे, सिर्फ ये वो रेट बताता है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ने हमने पीछे ही कर लिया था, क्या होता है, कौन कौन क्लेम कर सकता है, रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, और उसकी जो इनकम है चैप्टर 6A की डिडक्शन माइनस करने के बाद 3,50,000 या उससे कम होनी चाहिए। डिडक्शन कितना मिलेगा, या तो 100% उसके टैक्स का, या फिर 2500, जो भी इन दोनों में से कम होगा उतना डिडक्शन उसे मिल जाएगा। एग्जाम्पशन लिमिट क्या होती है, एग्जाम्स लिमिट का मतलब वो लिमिट जहां तक आपका अगर टैक्स जाएगा तो आपको इनकम जाएगी तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर सुपर सीनियर सिटीजन है उस केस में मिनिमम लिमिट क्या थी हमारी, बिल्कुल 5 लाख हमने पढ़ी थी, 5 लाख थी। और अगर नॉर्मल सीनियर सिटीजन है तो उसको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, और अगर सिर्फ इंडिविजुअल है
और 60 से कम है या फिर रेसिडेंट नहीं भी है तो भी उसको कितना देना पड़ेगा, 2,50,000 तक उसका एग्जाम्प्ट है, उसमें कोई टैक्स उसे देना नहीं पड़ेगा। बाकी और किसी के लिए होता नहीं है, ये सारे इंडिविजुअली कैटेगरी में ही हम कवर कर लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एचयूएफ। बाकी सबका कोई मिनिमम रहता ही नहीं है, जितना अर्निंग आएगी उन पे टैक्स देना ही पड़ता है। फर्म के केस में टैक्स रेट कितना है, फर्म के केस में 30% है, और कंपनी के केस में आपको ध्यान रखना है, कंपनी के केस में कितना जाता है। कंपनी अगर आपकी असेसमेंट ईयर हमारा वैसे भी 19 से 20 है, तो हम 18 से 19 वाला नहीं पढ़ने वाले हैं, 20 दिन हमें बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है। 19 से 20 है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 19 से 20 है तो आपका अगर 15 से 16 तो बहुत पीछे हो गया, वहां तक हमें जाना ही नहीं, क्योंकि उतना पीछे तक का टैक्स हम पे नहीं करते हैं। 16 से 17 के अंदर अगर आपकी 250 करोड़ से 250 करोड़ या डज नॉट एक्सीड, 250 करोड़ से एक्सीड नहीं करिए तो आपका 25% लगेगा, और 250 करोड़ से एक्सीड कर गई है तो 30% लगेगा। ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देगा। टर्नओवर की बात हो रही है यहाँ पे, इनकम की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल ध्यान देना आपको, 250 करोड़ से अगर कम रही है आपका टर्नओवर तो आपका कितना टैक्स जाएगा, 25%, और उससे ज्यादा है तो टैक्स लगेगा 30%। अगर कोई फॉरेन कंपनी है उस केस में क्या होगा, अगर फॉरेन कंपनी है, गवर्नमेंट से कोई उसे ग्रांट मिला है या फिर गवर्नमेंट से किसी तरीके की रॉयल्टी मिल रही है उसे, तो सीधे 50% गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, 50% टैक्स चला जाएगा। और अगर कोई कैसी कंपनी है तो सिर्फ उसे अदर इनकम कोई आ रही है तो कितना जाएगा, 40%। एक चीज ध्यान देना, गवर्नमेंट कंपनी सबसे ज्यादा टैक्स वसूला है, गलत, फॉरेन कंपनी सबसे ज्यादा टैक्स वसूला है, तो इसीलिए उस पर जो सरचार्ज लगने वाला है वो भी कम लगेगा, क्योंकि हमने टैक्स में सारा पैसा वसूल कर लिया तो अब सरचार्ज कम लगेगा। सरचार्ज याद करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल साधारण तरीके से याद करेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एसएससी अगर 50 लाख से कम इनकम है, ध्यान रहे 50 लाख से कम है तो किसी भी केस में कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 लाख से कम पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा है आपकी इनकम, लेकिन 1 करोड़ तक है, ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं इस वाले केस की, इंडिविजुअल बीओए आर्टिफिशियल नेट एक्चुअल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, ये वाली कैटेगरी 50 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख 1 करोड़ से कम है तो कितना लगेगा, 1 करोड़ से कम है तो ध्यान रखेंगे 1 से कम है तो लगेगा 10%, लेकिन 1 के पार हो जाएगा, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो 1 के बाद आता है 15, यानी 1.5 करोड़, तो कितना परसेंट लग जाएगा, 15%। ध्यान रखेंगे अगर 50 से 1 करोड़ तक है तो 1 करोड़ यानी 10 से ध्यान रखेंगे 10%, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो कितना लगेगा, बिल्कुल सही 15%। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, फर्म के केस में, फर्म के केस में कितना लगेगा सरचार्ज, फर्म के केस में फर्म काफी बड़े लेवल पे काम करती है तो 50 लाख की लिमिट इसके लिए नहीं है। फर्म के केस में 1 करोड़ से अगर जैसे ही पार जाएगा तो सीधे 15 नहीं लगेगा, सीधे लगेगा 12%। 15 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम इनसे पहले ही 30% के रेट से सारा टैक्स वसूल चुके हैं, सिर्फ सरचार्ज कितना लगेगा, 12%। बात करते हैं कंपनी की, अगर डोमेस्टिक कंपनी है, अब बात कर रहे हैं इनकम की। अगर इनकम कंपनी बहुत ही बड़े फर्म से भी बड़े लेवल पे काम करती है, यानी कि 1 करोड़ तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, अगर उसकी जो इनकम है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच में आ रही है तो लगेगा 7%। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच में आ रही है तो लगेगा 7%, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो रही है तो साथ में जोड़ोगे 5 तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12%। जितना फर्म का था उसी के बराबर लगने लग जाएगा जैसे ही 10 करोड़ एक्सीड कर जाएगा। फाइनल है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के केस में क्या होता है, फॉरेन कंपनी के केस में अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच में है तो हमने उससे बहुत ज्यादा टैक्स लिया तो सिर्फ लेंगे 2%, और अगर 10 करोड़ से एक्सीड करता है तो सिर्फ लेंगे 5%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मार्जिनल रिलीफ क्या आता है, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर ये होता है अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर रही है, या आपकी इनकम इस कैटेगरी में आ रही है जो कि जिसपे सरचार्ज एप्लीकेबल है, जैसे 50 लाख से आपकी इनकम जितनी भी बढ़ रही है उसके कारण जो आपका टैक्स बढ़ रहा है, वो इन जो टैक्स आपका बढ़ा है, सपोज आपका टैक्स 20,000 था पहले, अब आपका टैक्स 25,000 हो गया, लेकिन आपकी इनकम ही 23,000 से बढ़ी है। सपोज यहाँ पे आपका हो गया ये 50,05,000, आपका इनकम बढ़ा सिर्फ 5,05,000 से, लेकिन जो आपका टैक्स था पहले हो रहा था 25,000, अब हो गया वो ये आपका सपोज 31,000 हो गया, सपोज एग्जांपल के लिए, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं लिया अभी हमने प्रॉपर। तो आपके लिए यहाँ पे टैक्स का डिफरेंस कितना आया, टैक्स का डिफरेंस आ गया 6,000 का, लेकिन आपकी इनकम एक्चुअल सिर्फ कितनी बढ़ी है, 5,000। तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ कि आपने इनकम सिर्फ 5,000 कमाई और टैक्स आपको 6,000 देना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। जो मैक्सिमम टैक्स मिलेगा उस केस में, वो आपको सिर्फ मैक्सिमम जो टैक्स रिलीफ मिलेगी इस केस में, वो टैक्स रिलीफ आपको मिल जाएगी 1,000 रुपए की, यानी आपको सिर्फ जो टैक्स देना पड़ेगा 1,000 लेस करके देना पड़ेगा। इतना 30,000 क्यों, क्योंकि 25,000 आपने पहले कमाए थे, पहले पे टैक्स देना ही था, साथ ही आपकी 5,000 जो इनकम बढ़ गई उसके कारण आपका टैक्स बढ़ गया 6,000। कैसे बढ़ जाएगा 6,000, 6,000 बढ़ जाएगा सरचार्ज के कारण, सरचार्ज के कारण आपका नॉर्मल टैक्स रेट उससे हाई हो जाएगा, तो आपका 1,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा, जिसके कारण जो आपका 30,000 था ये 31,000 बन गया था, लेकिन हमारी इनकम सिर्फ 5,000 से चेंज हुई थी, तो इसलिए 1,000 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप एक बार ये चैप्टर जरूर रिवाइज करेंगे। के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, इंडस एजुकेशन अकेडमी। सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।